जनरल हसनैन, क्या ऑपरेशन सर्प विनाश, जिस तरह से 2003 में 4 फेजेस में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, 65 से ज्यादा आतंकवादी उस समय मारे गए थे, कहा यह गया 35 से ज्यादा आतंकवादी फिर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में भाग गए, क्या उस तरह के एक ऑपरेशन की आवश्यकता है, मल्टी फेज ऑपरेशन? गौरव, ये मैं 3 चीजों के ऊपर टिप्पणी करता हूं जो आपके सवाल आपने अभी और ब्रेक से पहले पूछे थे। बिल्कुल सही, और ये सवाल बहुत फोकस्ड और एम्ड क्वेश्चंस हैं, और मैं जनरल कुलकर्णी के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, ये एंड ऑफ टेरर नहीं है। कभी भी ये अजम्पशन नहीं करना चाहिए कि हमारा कैंपेन खत्म हो रहा है और हमें अब ट्रेनिंग नहीं करनी है, एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा नहीं लाना है, ये कभी नहीं भूलना है हमने। ये डायनेमिक प्रोसेस होता है सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस में, जो टाइम टाइम पर वापस आता रहता है। कोई अगर समझ रहा है कि घाटी में, वैली के अंदर भी खत्म हो गया है टेरर, तो मैं उनको कहूंगा कि दोबारा सोचिए, क्योंकि यहां पर भी दोबारा आ सकता है। बड़ी बात, तो पहली बात। दूसरी चीज, एक नियम होते हैं, टैक्टिकल नियम होते हैं। जब आप देखते हैं कि सेक्शन और प्लेटून लेवल पे फेल हो गए तो कंपनी जो है उसको चार्ज लेती है, जब कंपनी लेवल पे फेल हो जाते हैं तो यूनिट सब इसका चार्ज लेती है। इस तरह से अगर ऊपर तक देखा जाए, अगर हम देख रहे हैं कि यूनिट, प्लेटून और कंपनी लेवल पे ये ऑपरेशंस अब फेल हो चुके हैं और नहीं हो पा रहे हैं, इतने फेल तो नहीं, मैं कहूंगा इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो अब वक्त है इसका लेवल बढ़ाने का। और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या हम सर्प विनाश जैसा ऑपरेशन, 2003 वाला ऑपरेशन जो है उसको, जैसे वो 4 फेज का ऑपरेशन था, क्या हम उसको अपना सकते हैं दोबारा? मैं कहता हूं बेशक, मगर डिवीजन लेवल पे नहीं, मतलब रोमियो फोर्स के लेवल पे नहीं। मैं समझूंगा कि एक ब्रिगेड लेवल पे, यहां जो सुरनकोट में एक सेक्टर लगा हुआ है, जो थाना मंडी में एक लगा हुआ है, इनमें से कोई भी कमांड कंट्रोल का इनको सौंप कर ये ऑपरेशन लगातार कंटिन्यूअस ऑपरेशन काफी दिनों तक, तकरीबन 2-3-4 हफ्ते तक करना पड़ेगा। इसके मतलब आपको ट्रूप्स चाहिए, आपको रिलीफ करना पड़ेगा, आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, तैयारी चाहिए, इक्विपमेंट और क्लोथिंग चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, विंटर में अगर सर्दी के मौसम में करेंगे आप, तो यहां का फॉलिएज जो है वो आपका साथ देगा, क्योंकि फॉलिएज होगा नहीं, ड्रोन भी काफी हद तक यहां पर आपके लिए कामयाब हो सकते हैं, और हाइडआउट्स जो है वो तकरीबन ज्यादा विजिबल होंगे। इस प्रेशर से 15 कोर की तरफ टेररिस्ट ज्यादा घूमे जाएंगे, प्रेशर की तरफ, वजह से जैसे सर्प विनाश में हुआ था, और उस तरफ 15 कोर को ये पूरी जवाबदारी लेनी पड़ेगी पीर पंजाल नॉर्थ की, जहां पर उनको एम्बुशेस और अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने पड़ेंगे। उसकी सक्सेस जो है वो मेरे ख्याल में, मेरे अनुमान के मुताबिक 15 कोर में ज्यादा मिलेगी, कम बनिस्बत के 16 कोर में मिलेगी। अच्छा, जब हम आतंकवाद पर इतना बड़ा प्रहार करने की बात करते हैं, जिस तरह का सर्पविनाश था या और ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जिन आतंकवादियों को हम अपने देश में मारते हैं, वो तो जनरल केजे सिंह आतंक के उस पेड़ की केवल टहनियां, शाखाएं और पत्तियां हैं जो हमारे देश में है, जड़ें तो उनकी पाकिस्तान में है। क्या साइमल्टेनियसली पाकिस्तान में भी, जिस तरह का बीएसएफ का बयान पिछले हफ्ते आया था कि 250 से 300 आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी करने की आवश्यकता है, जनरल केजे सिंह? देखिए गौरव, हमारी सेना के पास बहुत विकल्प है। कुछ चीजें ऐसी है जो कि टीवी चैनल पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमको ये तो नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सेना हाथ पे हाथ धरे बैठी है। वहां पर जो एक्शन लिए जा सकते हैं वो लिए जाते हैं और लिए जाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, क्योंकि पहले तो हमने किए हैं और हमने देखा है वो कि जो सर्जिकल कोऑर्डिनेटेड रेड्स किए गए थे जी, जो बालाकोट किया गया, तो उस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो उसका निर्णय लेना है वो उन कमांडर और हमारी सरकार के पास है। लेकिन ये मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूं कि हमारे लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते हैं। उनके लेवल पर जो उचित होता है, इंटेलिजेंस से लेकर कहीं कोई काइनेटिक एक्शंस है, वो सब किए जाते हैं और किए जाएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में
किसी वजह से जो 16 कोर का इलाका है, जो पुंछ राजौरी का ये इलाका है जनरल कुलकर्णी, वहां सेना को सफलता बहुत कम मिली है और इसकी वजह की भी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर क्यों यहां सफलता कम मिली जबकि कश्मीर घाटी में सफलता ज्यादा थी और इससे क्या क्या सीखी जा सकती है ताकि आगे से इस तरह की कैजुअलिटीज ना हो। जनरल कुलकर्णी, गौरव, जो इलाका है ना बहुत ही फॉरेस्टेड है। मैं राजौरी में था तो मैं बता सकता हूं, उस वक्त मैं कहूंगा लिटिल अराउंड 90s के आसपास, लेट 80s एंड अर्ली 90s, जब यहाँ से बच्चे जाते थे उस पार, वो झाड़ियों में छुप जाते थे और हमें काफी दिक्कत होती थी, काफी टाइम से वहां छुपे रहते थे। तो फोलिएज बहुत है, बहुत ज्यादा थिकली फॉरेस्टेड है, पॉपुलेशन बहुत डिस्पर्स है, एरिया इज वेरी डिफिकल्ट, बड़ी चढ़ाइयां हैं और इतना आसान नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। तो जो नॉर्मल जो टेरेन है, उस डिफिकल्ट टेरेन का ये लोग फायदा उठाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं। हमारे कमांडर्स जो हैं और जो भी उधर डिप्लॉयड है वो सब जानते हैं और सारे विकल्पों के ऊपर उनकी पूरी सोच होगी और कैसे करना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि डेफिनेटली जो ट्रुप डेंसिटी है बढ़ानी पड़ेगी। कारण एक, मेरे को जैसे लगता है बहुत ज्यादा अगर डिस्पोजल होगा, गैप्स होंगे, जिस तरीके से फॉरेस्टेड एरिया है उसमें से गुजरना, और विंटर्स में जैसे जनरल हसन कहते हैं, वाकई ठीक है, आप आराम से दूर तक देख सकते हैं। समर्स में उतना ही बारिश के बाद बिल्कुल एकदम थिक, मतलब आपको पता तक नहीं चलेगा कि वहां से भालू गुजरा है या जंगली और ऐसी परिस्थिति में जनरल हसनैन, कुछ नहीं पता चलता। ऊंची पहाड़ियों में आतंकवादी छिपते हैं, ऊंची पहाड़ियों में आतंकवादी छिपते हैं, लेकिन फिर सड़क पर आके कॉन्वॉयज को टारगेट करते हैं और फिर पहाड़ियों में जाके छिप जाते हैं। इनिशिएटिव उनके हाथ में है, मैं समझ सकता हूं। क्या हमें अपनी सिपाहियों को, अपनी सेना को और ज्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स देने की जरूरत है? ये जिप्सीज नहीं, इस तरह के ट्रक्स नहीं, और ज्यादा रीइंफोर्स्ड गाड़ियां और ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स और ड्रोन्स? आपकी दृष्टि में इतने जितने ऑपरेशंस हुए हैं, कहां कमियां रही है, आगे से कैसे रोका जाए? देखिए गौरव, एम्बुश एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर आपकी वल्नरेबिलिटी जो है बेहद होती है, बहुत ज्यादा होती है। और मैं देखे आ रहा हूं, ये श्रीलंका के ऑपरेशंस के टाइम से मैं देखे आ रहा हूं कि वो यूनिटें जो इंप्रोवाइज करती हैं, ये देखिए, अगर आप हाथ पे हाथ बैठ के रह जाएंगे और कहेंगे कि जो हमारे पास इक्विपमेंट है उसी से हम इस्तेमाल करके और अपना ऑपरेशंस करेंगे, तो आप कामयाबी कभी नहीं पाएंगे। मुझे याद है मेरी अपनी यूनिट ने कितना इम्प्रोवाइजेशन किया था वहां पर। हमारी गाड़ियां जो थी उनको तकरीबन बस्तरबंद गाड़ियां बना दिया था, लकड़ी साथ में एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग मेटल की शीटें लगा लगा के, जिप्सी उन दिनों तो जिप्सी नहीं होती थी, मगर जोंगों के ऊपर लगा लगा के हमने प्रोटेक्शन दिया था। यहां पर मैं देख रहा हूं, मेरा पहला ख्याल जब मैंने कल इस गाड़ी को देखा, और ये यूनिट मेरी रेजिमेंट की यूनिट है 48 RR, ठीक है, मैंने महसूस किया पहली चीज कि ये जो रीइंफोर्समेंट जा रहा था, एक 2 गाड़ियों का रीइंफोर्समेंट था। मैंने कभी नहीं सुना 2 गाड़ियों का रीइंफोर्समेंट जाते हुए। नॉर्मली कम से कम 3 गाड़ी की क्वाटी होती है जो जाती है रीइंफोर्समेंट के लिए, और दूसरा कोई प्रोटेक्शन नहीं था इसमें। मतलब जिप्सी भी थी, ऐसी नॉर्मल जिप्सी थी। मैं सुनने में आ रहा है कि ये बुलेट प्रूफ जिप्सी थी, मगर मुझे तो यकीन नहीं कि ये बुलेट प्रूफ थी। इसको किसी ना किस तरह से इंप्रोवाइज करके यूनिटें हार्डन करती हैं। मुझे याद है 15 कोर के अंदर हमारी जितनी बसें थी सबको हमने एक जमाने में हार्डन किया था, क्योंकि एक जमाना था 2008-9 में जबकि लगातार एम्बुश हो रहे थे, इन बसों के ऊपर एम्बुश हो रहे थे, और हमने हार्डन करा था और उन एम्बुशेस के थ्रू ये बसें चली थी उस वक्त। तो आपका बिल्कुल सही है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है कि हमें हमारा इक्विपमेंट जो है इस इलाके में इट हैज टू बी ऑफ अ हायर ऑर्डर। एक इक्विपमेंट हायर ऑर्डर। 2, जनरल केजे सिंह, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको इंप्रोवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पिछला उदाहरण भी देखें, एक अकेला ट्रक जा रहा था, उस ट्रक को एम्बुश किया, आतंकवादियों ने अपने कैमरा पे बकायदा पूरा शूट किया, और बिल्कुल वही चीज इस बार, पिछली बार 1 गाड़ी, इस बार 2 गाड़ियां, और आतंकवादी अपने कैमरा पे शूट कर रहे हैं। यानी आतंकवादी आपको देख रहे हैं, आपको स्टडी कर रहे हैं, आपकी हर कमजोरी का वो फायदा उठा रहे हैं।
यही हमको करने की आवश्यकता है, उनकी कमजोरी का फायदा उठाने की आवश्यकता है। जनरल केजे सिंह। देखिए गौरव, ऐसा है कि करते हैं, ये नहीं है कि हमारे कमांडर कोई गैर जिम्मेवार है या नहीं करते हैं। कई बार चूक हो जाती है। मैं ये बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि हमको एसओपी को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर 3 गाड़ियों की रिवायत है तो 3 ही होनी चाहिए। अब हमारी फौज वो फौज नहीं है जो पहले थी। अब हमारी फौज में बहुत सारी प्रोटेक्शन है, बहुत सारी फंड्स की अवेलेबिलिटी है जिसका इस्तेमाल किया गया है। बस ये एक, और देखिए ऐसा है कि अब क्या है, एक इंसिडेंट का प्रभाव बहुत पड़ता है। सर लेकिन ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये 1 साल से इंसिडेंट्स हो रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है। सर ये तो एक पूरा पैटर्न इमर्ज कर रहा है पिछले 1-1.5 साल में साउथ ऑफ पीर पंजाल। लेकिन मैं एक और प्रश्न पर आना चाहता हूं। यहां जनरल कुलकर्णी, 40 हमारे सिपाही शहीद हुए थे जब पुलवामा में सीआरपीएफ की एक बस को निशाना बनाया गया था, और उस समय भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। उस समय थ्रेशोल्ड लेवल कहा था, पार हो गया। उसमें 40 सिपाही शहीद हुए थे, 34 अब भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 5। वो जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो नीचे रखा जा रहा है, लेकिन संख्या उतनी ही हो रही है। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है, चाहे वो बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई और तरीका हो? पाकिस्तान की सेना का वहां के जो मिलिट्री जिहाद कॉम्प्लेक्स है, क्या उसका खून बहाने की आवश्यकता है? देखिए गौरव, इट इज बेस्ट लेफ्ट टू दी हायरार्की टू हैंडल इट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो लॉन्च पैड्स के जैसे माना जा रहा है कि 200 हैं, 250 हैं, 300 आतंकी हैं, अगर हैं और अगर हम उनको देखते हैं तो हमारे पास कई तरीके हैं। जरूरी नहीं बालाकोट ही है या सच, हमारे पास कई तरीके हैं जो आर्मी में जानते हैं कि किस तरीके से उनके साथ निपटा जाए, और इट इज बेस्ट लेफ्ट टू देम। कोई शक नहीं कि हम लोगों को कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। क्यों उठाने पड़ेंगे? वी कैन नॉट अफोर्ड कि इस तरीके से घटनाएं होती रहे, बिकॉज कितना भी हो जाए, हम लोग अगर यकीन है, हमें मालूम है कि एलओसी के उस पार कहीं पर भी लॉन्च पैड्स हैं और उन लॉन्च पैड्स के ऊपर ड्रोन के द्वारा या हेलीकॉप्टर्स के द्वारा हमें नजर आ रहे हैं, तो कोई कार्रवाई उसके द्वारा या किसी और मीन्स के द्वारा हम लोग हमें करना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे वो कार्रवाई और लगातार हम उनको अनइंटरफियर्ड एक्टिविटीज करने देंगे तो अब नुकसान होगा। क्योंकि इस तरह का जो इलाका है साउथ ऑफ पीर पंजाल, वाकई बहुत मुश्किल का इलाका है। उसमें आप कितने भी डाल दे, यू कैन दे कैन जस्ट सक इन ट्रुप्स, और उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि वी मे हैव टू बी प्रोएक्टिव टू इंश्योर कि इस तरह की कार्रवाई दोबारा ना हो या सम काइंड ऑफ डेटरेंस, या अगर वो थ्रेशोल्ड पार ना करे। ठीक, जनरल हसनैन, थ्रेशोल्ड हमारा क्या है? 40 जब हमारे सिपाही शहीद हुए थे तो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की गई, 34 का आंकड़ा तो अब भी पार हो चुका है। आपकी दृष्टि में पाकिस्तान रूपी उस हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, वो जो आतंक का सर्प है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए गौरव, ये मैथमेटिकल गेम नहीं है, ये मैथमेटिकल हालत नहीं है। इसके अंदर गिनतियां इस प्रकार से नहीं होती हैं। देखिए अगर हमने 40 जवान खोने के बाद और हमला नहीं किया होता बालाकोट में, तो लोग कहते हैं कि देखिए जब 60 क्रॉस हो जाएगा तब शायद हम उसके बाद कोई किसी ना किसी तरह का जवाबी हमला दें। तो ये दिस इज नॉट काउंटेड इन दिस टर्म्स। ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा आपको, अपना एडवांटेज देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर देश में फ्रॉम मिलिट्री एंगल, पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, सब चीजों से आपको क्या फायदा होगा। ठीक, ये नहीं कि सिर्फ हमको मिलिट्री फायदा हो रहा है कि हम कोई चोट पहुंचा रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल एक हिट दे रहे हैं। हमें पूरा इसको भी टेकन एज अ पैकेज। तो जो जनरल कुलकर्णी ने शुरू में कहा, बिल्कुल सही कहा कि देखिए देश को मालूम है, देश की लीडरशिप है, एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है। वी हैव अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन, और तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं। ये सब मिलकर इनको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज अल्टीमेटली द थिंग विच विल हर्ट द एडवर्सरी।
और वो ही अपनाना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि नी जर्क रिएक्शन के जरिए ये कोई हम चीज हासिल करेंगे।